हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन स्टडी करने जा रहे हैं और टू वेस्ट विंड, जो कि पीबी शेले के द्वारा राइट करी गई है। पीबी शेले एक रोमांटिक पोइट हैं, रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं और ये सुपर लिरिसिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लिरिक ज़्यादा लिखे हैं। तो पीबी शेले के बारे में जानने के लिए एक अलग से मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल अपन इस वीडियो में वेस्ट विंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। थोड़ी लॉन्ग पोएम है 70 लाइंस की। तो देखते हैं इस वीडियो में अपन पोएम इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद लिटरेरी डिवाइसेस। जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको भी साथ में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट। पोएम के बारे में हमारे लिए जो जानना ज़रूरी है वो इसमें अपन ने दे रखा है। द पोएम ought to best when represents Shelley holy personality as a poet of nature। रोमांटिक जो पोइट थे वो मोस्ट ऑफ नेचर पोइट माने जाते हैं। सुपर नेचुरल पोइट माना जाता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। सिंगर ऑफ एंडलेस सोरोज एंड द प्रॉफिट्स, इसको सिंगर सोरोज एंड प्रॉफिट का सिंगर कहा जाता है। बेस्ट विंड इज़ द सिंबल ऑफ माइट एंड पावर। यहाँ पे भी जो बेस्ट विंड है वो एक फॉर्म ऑफ प्रेयर के रूप में है। बेस्ट विंड को एक प्रेयर के रूप में यूज किया है उन्होंने, मतलब सिंबल, प्रेयर का सिंबल यूज किया है यहाँ पे। ट्विन फोल्ड करेक्टर ऑफ बेस्ट विंड, डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, यहाँ पे इसको एज अ डेस्ट्रॉयर लिया है, प्रिजर्वर लिया है। इज डेपिक्टेड इन द पोएम इन द फर्स्ट थ्री कैंटोज ऑफ द पोएम। इट्स विविडली शोज द एक्टिविटी ऑन अर्थ एयर स्काई रेस्पेक्टिवली। पहले जो तीन स्टेंजा हैं उस पहले स्टेंजा में बात होती है अर्थ पे वेस्ट विंड का जो प्रभाव है, उसके बाद एयर यानी स्काई आकाश में, एंड देन उसके बाद सी समुद्र में इसका क्या प्रभाव होता है वेस्ट विंड का, वो सारी चीज़ इन्होंने बताई है फर्स्ट थ्री कैंटोज में। एंड लास्ट जो टू सेक्शन है उसमें ये खुद खुद से कंपैरिजन करके बात करते हैं, यानी वो बोल सकते हैं अपन हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है। उसमें अपन को ऑटो टच देखने को मिलता है। इसमें ये बात करता है इट्स पावर टू लिफ्ट अप एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन इन हिज वांडरिंग्स। वह कहता है कि मुझे अपना साथी बना ले। वो अपन टेक्स्ट पढ़ेंगे जब क्लियर पता लगेगा। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम। पोएम की जो टोन है और जो फर्स्ट फोर कैंटोज हैं वो पेसिमिस्टिक हैं, हाईली पेसिमिस्टिक माने जाते हैं। लेकिन जो लास्ट कैंटो है वहाँ हमें सेले ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देता है। बाय द समिंग ऑफ द पोएम थ्रू द ब्यूटीफुल लाइन। और ये जो लाइन है ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, जो कि पूरी लाइन पूरी पोएम का मोरल है ये। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज़ द सेटिंग। सेटिंग की बात करें, जो लोकेशन है वो कहाँ की है इसमें। और टू वेस्ट विंड वॉज कम्पोज इन 1890। ये ध्यान रखना 1819 में ये पब्लिश हुई, कंपोज हुई थी। व्हेन शेले वाज लिविंग इन फ्लोरेंस। जब वो कहाँ पे रहते थे, फ्लोरेंस में रहते थे। तो वहाँ फ्लोरेंस के जंगल में इन्होंने वेस्ट विंड को चलते हुए देखा था। तो वहाँ पे वो इनके दिमाग में मेमोरी थी, उस पर इन्होंने ये राइट कर दी। शेले अप्रेंडेड नोट और टू वेस्ट विंड when it appeared in the Prometheus Unbound वॉल्यूम इन 8020। और ये किस में पब्लिश हुई थी ये ध्यान रखना, एक कलेक्शन का नाम है इनके प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। इस वॉल्यूम में आई थी और कब पब्लिश हुई थी 8020 में, और लिखी कब थी 8019 में। और ये बात ध्यान रखनी है आपको। टाइप ऑफ द पोएम, एक लिरिक यानी ओड है ये, लिरिकल लॉन्ग लिरिकल पोएम है ओड। लिरिक क्या होती है। अ लिरिक इज अ ब्रीफ terse and subjective musical poem which originally used to the accompaniment of a lyre or a harp। एक ऐसी छोटी सी पोएम जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्टिव होती है और म्यूजिकल होती है, लेकिन किसके सहायता से गाई जाती है, वो लायर की सहायता से या हार्प की सहायता से उसको गाया जाता है। ये छोटी पोएम होती है लिरिक। जब लिरिक को एक अच्छी लैंग्वेज में लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया जाता है तो फिर वो ओड बन जाती है। देखो, ओड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट। थोड़ी सीरियस सब्जेक्ट होता है इसका, सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। डिग्निफाइड लैंग्वेज, जो भाषा होती है वो थोड़ी उच्च कोटि की होती है, उत्कृष्ट होती है। ये ओड की लैंग्वेज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है। आरपीएससी के एग्जाम में तो बहुत बार आ चुकी है। एलिवेटेड इन स्टाइल, स्टाइल थोड़ी उत्कृष्ट होती है इसकी। एंड एलोबरेटेड इन स्टेंज, एक स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इसके स्टेंजा।
उनमें लिखी हुई होती है। ओड टू वेस्ट विंड इज होरेशन ओड। और किस टाइप का ओड है ये? होरेशन ओड है। पिंडारिक ओड और होरेशन ओड, ये 2 टाइप्स के ओड हमें देखने को मिलते हैं। टाइम स्कीम की बात करें और मीटर की बात करें तो देखते हैं इसकी जो टोटल लाइन्स है वो 70 लाइन्स हैं। कैंटोस 5 कैंटोस हैं, यानी 14 लाइन का एक कैंटो, टोटल 5 कैंटोन्स है इसमें, यानी 5 स्टेंजा बोल सकते हैं। राइम स्कीम ABA BCB CD DD, यानी ये एक स्टेंजा की राइम स्कीम है, सेम है। और ये एक स्पेशल टर्जा रीमा बोला जाता है, याद के दे रखा होगा इसमें। टेर सेट्स इन एवरी कैंटो 4, यानी 4 तो टेर सेट है, यानी 3 लाइन के 4 टेर सेट है। उसके बाद एक कंक्लूडिंग कपलेट है इसमें। टाइप ऑफ टेर सेट टर्जा रीमा, इट इज अ 3 लाइन स्टेंजा इन विच फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन राइम इंटरलिंक्ड पोएम लाइन्स, अ राइमिंग पैटर्न यूज्ड इन डांटे डिवाइन कॉमेडी। यानी 3 लाइन की एक ऐसा स्टेंजा होता है टर्जा रिमा के अंतर्गत, जिसे टेर सेट बोलते हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी पहली लाइन तीसरी लाइन से इंटरलिंक्ड होती है और जो बीच की लाइन होती है वो दूसरे स्टेंजा दूसरी 3 लाइन्स के 2 लाइन से बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो राइमिंग स्कीम है इसमें। कपलेट इन एवरी कैंटो, एक प्रत्येक कैंटो में एक कपलेट है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम है ई। और मीटर कौन सा यूज किया है इसमें? आइमिक पेंटामीटर। तो ये ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइम स्कीम एंड मीटर। द पोएम ought to best win consist of 5 sections written in terza rima. Each section consists of 4 tercet and rhyming couplet. The ode is written in iambic pentameter। ये अपन ने बात कर ही ली। अब अपन इसका टेक्स्ट देखते हैं फास्ट। ये साइड में मैंने आपके लिए दे रखा है, ये आप पढ़ना सारी। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस और जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो, बाकी मैं इसकी मीनिंग आपको समरी बताता जाऊँगा। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चार्ड ट्री। पहली लाइन में सेले ओ टू बेस्ट विंड को ब्रीथ ऑफ ऑटम बताता है। ये ऑटम की क्या है? ब्रीथ है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, जिसकी जो न दिखने वाली उपस्थिति, द लीव्स डेड आर ड्राइवन, जो डेड लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, उनको ले जाती है अपने साथ उड़ा के। कैसे? लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चार्ड ट्री, जैसे मानो कि कोई तांत्रिक होता है, वो इंसान के अंदर से भूत की जो आत्मा होती है उसको भगाता है। उसी प्रकार जो सूखी पत्तियां हैं, एक वेस्ट विंड की जो अनदिखी उपस्थिति, यानी हमें दिखाई नहीं देती है वेस्ट विंड, सिर्फ पत्तियां, जो सूखी पत्तियां होती हैं वो उड़ती हुई दिखाई देती हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये कलर इमेजरी यूज करी है इन्होंने अलग अलग। पेस्टिलेंस स्ट्राइक ऑन मल्टीट्यूड्स ओ दाओ हु चैरियोटिस्ट टू दियर डार्क विंट्री बेड। येलो एंड ब्लैक, ये पत्तियों के कलर इमेजरी यूज किया है। पेस्टिलेंस स्ट्राइक ऑन मल्टीट्यूड्स, ऐसे लगता है कि विभिन्न, पेस्टिलेंस माने होती है महामारी, जैसे कि महामारी में लोगों पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग फेस दिखाई देते हैं, अलग अलग फेस पे अलग अलग कलर स्पॉट बन जाते हैं। उसी प्रकार हमें जो पत्तियां हैं वो अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं उड़ती हुई। ओ दाउ हु चैरियोटिस्ट टू दियर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स, आगे वो उसको संबोधित करते हुए कहता है, हो चैरियोटिस्ट माने होता है ले जाना, टू दियर डार्क विंट्री बेड, विंट्री बेड होता है ज़मीन के अंदर, तुम ज़मीन के अंदर ले जाती हो द विंग्ड सीड्स, किसको? सीड्स को, जो बीज होते हैं ज़मीन पे फैले हुए, उनको आप अंदर तक ले जाती हो। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो पड़े रहते हैं, कोल्ड यानी ठंडे और झुके हुए, वहाँ अंदर पड़े रहते हैं। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, कैसे? एक जैसे कि मान के चलो जैसे एक ग्रेव के अंदर एक जो कॉप्स होती है वो पड़ी रहती है, उसी प्रकार जो सीड्स हैं वो भी ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। अनटिल, कब तक? अनटिल दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो, जब तक कि जो अज्योर सिस्टर यानी कि ईस्ट विंड है, जब तक वो ईस्ट विंड चलने लग जाती स्प्रिंग सीजन में, तब तक वो अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं। हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड देन, उसके बाद हमें पृथ्वी एक ड्रीमिंग दिखाई देने लगती है। एंड फिल
ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लॉक टू फीड एंड एयर। उसके बाद पृथ्वी पे जो बीज होते हैं वो धीरे धीरे उगने लगाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक सिमिली का यूज किया है, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, बर्ड्स माने होते हैं फ्लावर्स, इतने अच्छे अच्छे स्वीट फ्लावर्स हमें दिखते हैं, जैसे ऐसे लगता है मानो लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। जैसे मान के चलो जो गरड़िया होता है ना, सेपर्ड, वो पशुओं को चराकर ले जा रहा हो। तो जैसे अलग अलग टाइप के पशु होते हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, तो उस प्रकार से जैसे ही ज़मीन उनसे दिखाई देती है उसी प्रकार हमें स्वीट बर्ड्स दिखाई देते हैं। विद लिविंग ह्यूज एंड अडर्ट्स प्लेन एंड हिल, मतलब प्रत्येक जगह, चाहे वो प्लेन हो या हिल हो, सब जगह हमें वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। वर्ल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, या विल्ड स्प्रिट उन्होंने किसको पुकारा है, वेस्ट विंड को। ओ वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम्हारी जो मूविंग है वो हमें सब जगह दिखाई देती है। किस रूप में, डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। इस स्टेंजा में वो उसको डेस्ट्रॉयर भी बोलता है और प्रिजर्व भी बोलता है। डेस्ट्रॉयर इसलिए बोलता है क्योंकि वह डेड लीव्स को उड़ा के ले जाती है, और प्रिजर्वर इसलिए क्योंकि वो जो सीड्स होते हैं उनको उगाने में मदद करती है। लिटरेरी डिवाइसेस जिसमें अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी, अलिट्रेशन, सिमिली, पैराडॉक्स, ये सारे यूज हुए हैं। पहले पार्ट में तो हमें अर्थ पे प्रभाव दिखाई देता है। जो सेकंड पार्ट है इसमें अपन स्काई में इसका जो प्रभाव है वो देखेंगे। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कमोशन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, सूक फ्रॉम द टेंगल्ड वो ऑफ हेवन एंड ओशियन। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कमोशन, जो तुम्हारी स्टीम है, जो मतलब वेस्ट विंड की जो ताकत है, उससे जो बादल होते हैं, हल्के हल्के बादल हैं, उनको आप डिस्टर्ब कर देती हो। लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, जैसे कि आप पृथ्वी पे जो डेड लीव्स होते हैं उनको आप डिस्टर्ब करती हो, ऐसे ही जो लूज क्लाउड्स होते हैं उनको भी आप डिस्टर्ब कर देती हो। सूक फ्रॉम द टेंगल्स वो ऑफ हेवन एंड ओशियन, और इसको आप हेवन से लेके समुद्र तक बादल, जितने भी बादल होते हैं उनको कम्प्लीटली हिला देती हो। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, उसके बाद जो बारिश के दूत हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, उसके बाद लाइटनिंग होती है। दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ द एरी सर्च लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। मतलब सब जगह हमें जब एंजल्स ऑफ रेन यानी उसके बाद बारिश होने लग जाती है, लाइटनिंग होने लग जाती है। दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, उसके बाद जो हमें इस सरफेस पे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मान के चलो ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि हेड से जो हेयर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ गए हों, ऐसी एक इमेज बन जाती है। जैसे कि मान के चलो किसी के बाल ऊपर की तरफ उठ गए हों। ऑफ सम फियर्स मैनेड, और वो किसके, ये फियर्स मैनेड, ये वर्शिपर ऑफ गॉड माना जाता है। बाइन की वर्शिपर माना जाता है। मैनेड, यहाँ पे इसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो मैनेड है उसके जो बाल हैं वो ऐसे लगता है मानो कि ऊपर की तरफ उठ गए हों। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ साइड। और ये सारी सिचुएशन हमें कब की है, ये सब हमें जेनिथ पे दिखाई देता है। जो हॉरिजन पॉइंट होता है ना, वहाँ हमें बारिश के टाइम ये सब दिखाई देता है, यानी जब वो बनता है ना, इंद्रधनुष बनता है, उस टाइम ऐसे लगता है मानो कि बादलों का पृथ्वी से क्या हो रहा हो, मिलन हो रहा हो हॉरिजन के टाइम। दाउ डर्ज, आगे वह कहता है दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, डर्ज माने होता है डेथ सॉन्ग, तुम एक ख़त्म होने वाली ईयर का क्या हो, डर्ज हो, डेथ सॉन्ग हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वास्ट सेपल्चर वॉल्टेड विद ऑल द कंक्रीटेड माइट ऑफ बेफोरस। यहाँ पे उन्होंने एक ब्यूटीफुल का एक इमेज क्रिएट करी है कि आप एक ऐसा डोम हो जिसका मतलब एक ऐसी ग्रेव हो आप, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, डोम बना हुआ है। और डोम किसका बना हुआ है, डोम बना हुआ है भाप का, कॉन्क्रीटेड माइट, मतलब
वो पूरा किसका बना हुआ है, भाप का बना हुआ है, वेपोरस, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल बल विल वर्स्ट ओ हियर, जिसमें से फिर थोड़ी देर बाद हमें ब्लैक रेन, काली बारिश एंड फायर, फायर यानी बिजली, एंड हेल, और हेल मतलब ओले गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी ये सेकंड स्टैंजा है, इसका प्रभाव हमें किस में देखने को मिलता है, स्काई में, आकाश में जो वेस्ट विंड का प्रभाव है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं थर्ड, ये हमें ओशियन यानी जो समुद्र है उसमें वेस्ट विंड का प्रभाव बताएगा। दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले लुल्ड बाई द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। इसमें वो वेस्ट विंड को ये बताते हुए कहता है कि तुमने समर ड्रीम्स, ब्लू मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, समुद्र है, ये समुद्र का नाम है, उसको आपने उनकी जो समर ड्रीम्स में खोया हुआ था उसको जगा दिया है, जहाँ पे वो वेयर ही आया है, इस समुद्र के लिए आया, वेयर ही ले लुल्ड बाई द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, जहाँ पे वो विभिन्न प्रकार के जो झरने समुद्र में गिर रहे थे उनकी गहरी नींद में सोया हुआ था। और ये इसकी पोजीशन की बात करता है, beside a pumice isle in which way and so in sleep old places and towers querying within the waves intenser way। beside a pumice isle, जो मेडिटेरियन सी है वो कहाँ पे स्थित है, पुमिस आइसल के बगल में है, और वेज वे इस खाड़ी के पास में है, एंड सो, और वो देख रहा था सपने में, ओल्ड प्लेसेज एंड टावर, जो पुराने महल हैं, टावर्स हैं, उनको देख रहा था, क्वेरिंग विद इन द वेव इंटेंसर दे, इतने में ही वो तुम्हारी लहर से कांप जाता है, ऑल ओवर ग्राउंड विद अज्योर मोस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम दाउ फॉर हुज पर द अटलांटिक लेवल पोवर्स। अब यहाँ तक है, यहाँ से ये अलग, ऑल ओवर ग्राउंड विद अज्योर मोस एंड फ्लावर्स सो स्वीट, जो अंदर वनस्पति होती है, ओवर ग्रीन विद अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो स्वीट होते हैं, द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम, वो सारी पिक्चर्स उसके दिमाग में थी, दाउ फॉर हुज पथ द अटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव्स दैम सेल्फ इन टू चास दाउ। अब यहाँ पे अटलांटिक पे प्रभाव को बताया उसने, दाऊ तुम्हारा जो प्रभाव है वो हमें अटलांटिक सी में भी दिखाई देता है, वहाँ की उसकी लहरों को चीरती हुई तुम अंदर तक चली जाती हो, द सी ब्लॉम्स एंड ऊजी वुड्स विच बियर द सेपलेस फोलिएज ऑफ द ओशियन, जो कि अंदर की जो वनस्पति होती है, जिस सेफलेस फोलेज मतलब जिन पत्तियों को न गिरने वाली पत्तियों को पहने हुए होती हैं वो भी तुम्हारी डर के कारण द नो दाई वॉइस, जैसे ही उन्हें तुम्हारी वॉइस का पता लगता है, सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, अचानक से वो भय के कारण कांपती हैं, ट्रेम्बल एंड डेस्पॉल देमसेल्फ, और अपने आप को नष्ट कर देती हैं, यानी उनको भी तुम्हारा प्रभाव पता लग जाता है, जो अंदर न नष्ट होने वाली वनस्पति है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये रेस्पेक्टिवली 3 स्टेंजा में वो अर्थ, स्काई और ओशियंस पे प्रभाव को बताता है कि हाउ इट अफेक्ट्स ऑन अर्थ एंड स्काई एंड ओशियन। तो ये 3 स्टेंजा हैं वो हाईली पेसिमिस्टिक, मतलब इसके बाद चौथा स्टेंजा है वो भी पेसिमिस्टिक है, और 5वां जो लास्ट स्टेंजा है वो ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब ये जो 3 हैं वो अपन ऐसे बोल सकते हैं ये इम्पर्सनल हैं, बाकी जो 2 स्टेंजा हैं वो पर्सनल हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं फर्स्ट। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माई टेस्ट बियर, यदि मैं एक डेड लीफ होता तो मैं तुम्हारी शक्ति को सहन कर लेता। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, यदि मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता था। अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर, और अगर मैं एक लहर होता तो मैं तुम्हारी पावर को भी सहन कर सकता था। द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, मैं तुम्हारी शक्ति को टच कर सकता था। ओनली लेस फ्री देन दाउ, मैं अब भी तुमसे कम नहीं हूँ। ओ अनकंट्रोलेबल, ओ ये यहाँ पे उसको पुकारा है उन्होंने। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड,
मैं तुमसे कहीं कम नहीं था। कब? जब मैं क्या था, बॉय था, लड़का था, तब मैं तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं था। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वांडेड्स ओवर हेवन, और मैं तुमसे आगे निकल सकता था हेवन में। एज देन वेन टू आई स्ट्रिप द स्काई स्पीड, और मैं स्काई स्पीड में तुमसे आगे जा सकता था। स्कार सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्टेवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। बट अब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओ लिफ्ट मी एज वेव अ लीफ अ क्लाउड, मुझे अपनी वेव बनाओ, लीफ बनाओ, क्लाउड बनाओ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। यहाँ बात करता है वो थॉर्न्स ऑफ लाइफ का मतलब मैं लाइफ की ऐसी संकट में फंस गया हूँ कि अब मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, ये मेटाफर है इनमें, थॉर्न्स ऑफ लाइफ में, हैवी वेट ऑफ आवर्स में। हैज़ चेंज एंड बाउ, हैवी वेट ऑफ आवर्स यानी प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की उन्होंने मुझको जकड़ लिया है। वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, मैं भी कभी तुम्हारी तरह हुआ करता था, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। बट नाउ आई एम हेल्पलेस, लेकिन अब मैं परेशानियों से दब चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इनसे बाहर निकालने की। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। मेक मी दाई लायर, मुझे अपनी लायर बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट, भले ही ये जंगल, वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, भले ही इस जंगल की, यानी खुद को जंगल बोल रहा है, भले ही इस जंगल की जो पत्तियां हैं वो गिर गई हैं। द टुमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, लेकिन जो जंगल है अगर भले ही उसकी पत्तियां गिर जाती हैं तो जो सूखी टहनियाँ बचती हैं उनसे भी हारमनी, उनसे भी एक टून निकल सकती है। तो यहाँ खुद को उजड़ा हुआ जंगल बता रहा है वो। विल टेक फ्रॉम बहुत अ डीप ऑटमनल टोन, यानी यहाँ से भी एक अच्छी टोन निकल सकती है। स्वीट दो इन सैडनेस, ये पैराडॉक्स है इसमें। स्वीट दो इन सैडनेस, यानी सैडनेस में भी इसमें से मधुरता दिखाई देती है। बी दाओ स्पिरिट फियर्स बोलता है, माई स्पिरिट बी दाओ मी इम्पेचुअस वन, स्पिरिट फियर्स बोलता है, भयानक बोलता है उसको। माई स्पिरिट बी दाओ इम्पेचुअस वन, मुझे अपने साथ मिला लो। ड्राइव माई डेयर थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस। बस ये बहुत अच्छी लाइन है। ड्राइव माई डेड थॉट्स, जो मेरे विचार हैं, मेरे जो फिलोसॉफिकल विचार हैं, मेरे जो डेड थॉट्स हैं लोगों के लिए, लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, उनको ले जाकर इस सारे संसार में फैला दो। जैसे कि आपने विदर्ड लीव्स, जो पत्तियां थी, उनको समेट कर उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस वर्स यानी इस पोएम को, इस विचार, जो मेरे विचार हैं, इनको इस संसार में फैला दो ताकि लोग जाग सकें। ऐसे स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, ऐसे फैला दो जैसे कि मानो एक सुलगती हुई चिंगारी। आसेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन द अर्थ, कि जो अनबुझी हुई राख है ना, चिंगारी निकलती हुई राख, उसे मैन काइंड के अंदर एक, जो मेरे शब्द हैं वो लोगों के अंदर एक चिंगारी का काम करेंगे, जिससे जो पृथ्वी अब तक सोई हुई थी वो जाग जाएगी। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक है। इसमें वो क्या प्रोफेसी करना चाह रहा था? इफ़ विंटर कम्स, विंटर यहाँ सिंबल लिए प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, और स्प्रिंग है हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। वह कहता है यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं है, बहुत जल्दी ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। तो इसी नोट के साथ वो पी.बी. शैली अपनी पोएम को ख़त्म करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगी। थोड़ा लॉन्ग वीडियो, क्योंकि लॉन्ग पोएम है, और अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।